Hello everyone, welcome you all in my next video lecture of chapter number 7 directing of class 12 business studies. This is going to be your last video lecture on this chapter, that is chapter number 7, that is directing. Okay, so before this chapter we have to talk about you can say that the two different elements of directing. What was that was supervision and motivation. So now moving forward in this section we are going to talk about the two more elements of directing, not staffing. What are they? They are leadership and communication. Okay, this is going to be a very interesting video lecture, because by going through with this video lecture you will able to understand that what is the meaning of leadership, what are its different types, what are the features of leadership, as well as you will came to know that the communication is different types, and as well as the process of communication. Moving forward, the first of all you should know what is the meaning of leadership. ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लीडरशिप क्या होती है. तो लीडरशिप आप समझिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल. ठीक है, ये एक प्रोसेस है आपका. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? लोगों के वर्किंग को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का, उनको मोल्ड करने का, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का कि मतलब कि जो कंपनी का गोल हो वो अचीव हो जाए. ठीक है, लीडरशिप इज व्हाट? लीडरशिप इज यू कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क. मतलब जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनके नेचर को जो है हमको इन्फ्लुएंस करना है, चेंज करना है, इसलिए कि ताकि हमारा जो कंपनी का स्पेसिफाइड गोल है वो अचीव हो जाए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीडरशिप. आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है. सो दीज आर द 5 फीचर्स. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू राइट दीज हेडिंग्स in your notes or in your answer sheets, believe me this is enough. ठीक है, आप इस हेडिंग को लिख के अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो, एनफ है. आपको कोई और रिसोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. इतना रिसोर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, एनफ है. ठीक है, अब बात करते हैं आगे फीचर क्या है. तो पहला फीचर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर. देखिए, लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप में एक लीडर होता है आपका. एक लीडर होता है, वो जनरली करता क्या है? वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, उनको गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है. तरह तरीके की मतलब हम बोल सकते हैं कि तरह तरह से अपने स्किल्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने हम बोल सकते हैं कि अपने स्पीच को यूज़ करके, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच लेके, डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स सेट करके जो है वो क्या करता है? वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. मतलब इन्फ्लुएंस क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है मतलब उनको चेंज करता है, उनका डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर. ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर में समझिए कि जो भी आपका लीडर है वो क्या करता है? वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंज लाता है. मतलब कि जो वर्कर पहले अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, उनके बिहेवियर में चेंज लाता है कि उनको अच्छे वर्क करने को, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनसे अच्छा वर्क करवाता है, उनसे अच्छे तरीके से वर्क को कंप्लीट करवाता है. तो ये भी आपका एक फीचर होता है कि इसमें लीडरशिप में, मतलब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जो है चेंज लाती है किसमें? बिहेवियर में. बिहेवियर मतलब किसके बिहेवियर में? एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में. फिर आपका डेवलप्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. डेवलप्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सीधा मतलब है कि लीडरशिप की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. क्योंकि लीडरशिप की ही वजह से कोई भी लीडर, मतलब कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पहचानता है कि ये मेरा सबऑर्डिनेट जो है ये कितना एफिशिएंट है, कितना इसके अंदर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल है, कितना ये वर्क परफॉर्म कर सकता है. फिर आपका नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग गोल. सिंपल सी बात है कि कोई भी सुपीरियर जो है क्यों किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, क्यों उसको हमेशा जो है गाइड करेगा, क्यों उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेगा. सीधी सी बात है, अपने कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो लीडरशिप से हम बोल सकते हैं कि लीडरशिप हमको कहाँ हेल्प करता है? लीडरशिप हेल्प्स अस टू अचीव द गोल. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगेन द सेम थिंग, लीडरशिप कोई वन शॉट प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया और हर चीज़ जो है फिर उसी हिसाब से चलेगी. नहीं, आपको लीडरशिप जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है. इसीलिए हमारा लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. अब I think so कि you are able to understand this 5 feature. Now moving forward, we are going to talk about the types of leadership. ठीक है, तो टाइप्स में पहले आप देख लीजिए टाइप्स में कितने टाइप्स हैं, फिर इसके बाद में हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो टाइप्स में बेसिकली देयर
आर 3 टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसको आप एक एक करके यहाँ पे पहले इसके नाम देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा और फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टाइप है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को आप समझिए कि मतलब एक ऐसा लीडरशिप कि जिसमें लीडर जो है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट पे, वो किसी और से ऑर्डर नहीं लेता है, किसी और से कुछ पूछता ही नहीं है, वो अपने मन का डिसीजन लेता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा लीडरशिप कि जिसमें सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने के लिए, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। इस टाइप के लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। दूसरा आता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और हम बोल सकते हैं इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए पार्टिसिपेटिव या लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप हम बोल सकते हैं कि सबसे इफेक्टिव वे होता है, क्योंकि इसमें जनरल क्या रहता है, इसमें जो भी सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, उनके सजेशंस लेता है, उनसे पूछता है कि अगर इस तरह के डिसीजन को कंपनी में इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या कंपनी को बेनिफिट होगा। मतलब क्या है कि जहाँ पे सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस को मोस्ट वेलकम करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स से पूछ के जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए जब कोई डिसीजन लेता है, तो इस तरीके के हम लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। फिर आपका एक और होता है और इसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप। इसको क्या कहते हैं? फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप, इसमें आप एक चीज़ और समझिए कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं और इसको हम कहते हैं लीज फायर लीडरशिप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीज फायर लीडरशिप, ठीक है। लीज फायर लीडरशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लीजेस, सॉरी यहाँ पे नहीं डबल लीजेस फेयर लीडरशिप इसको बोलते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों फ्री होते हैं। मतलब सुपीरियर किसी को भी ऑर्डर दे सकता है और सबऑर्डिनेट किसी से भी ऑर्डर ले सकता है। तो जो बिल्कुल फ्री टाइप ऑफ लीडरशिप होती है उसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप या लेसेस फायर लीडरशिप, ठीक है। तो आई थिंक सो दैट आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे ही हम तीनों लीडरशिप स्टाइल को अभी डिस्कस करेंगे। Okay, so talking about the first type, that is the autocratic or authoritative, or you can say that the boss-centered leadership. Okay, so these three names are with the same meaning, that is whether you say the autocratic, whether you say the authoritative, or you can say the boss-centered leadership. Okay, so in this type of leadership, generally leader exercises complete control over its subordinate. मतलब इस तरीके के लीडरशिप में जनरली होता ये है कि जो लीडर होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, वो किसी की कुछ नहीं सुनता, ठीक है। उसको जो सही लगता है वही वो परफॉर्म करता है, वो किसी की कुछ भी नहीं सुनता। आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत कॉमन एग्जांपल है हिटलर जो है उसने कभी किसी की नहीं सुनी। तो हिटलर एक ऐसा लीडर था कि जिसने कभी किसी की नहीं सुनी। तो ऐसे टाइप के लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव, और यू कैन से दैट द बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको आप चाहिए तो इसको आप जो है डायग्राम से भी देख सकते हो कि ये आपका लीडर हो गया, ठीक है। और यही लीडर जो है डिफरेंट सबऑर्डिनेट को केवल ऑर्डर देगा, इनसे कुछ भी पूछताछ नहीं करेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ ऑर्डर ही केवल होता है। मतलब कि लीडर ने जो है जो डिसाइड कर लिया वही वर्क जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होगा, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन उस लीडर से नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ लीडरशिप। तो जब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो एडवांटेजेस के बारे में हम बोल सकते हैं, आप इसमें पहला एडवांटेज लेके चल सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपका इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लीडर को किसी से कुछ कहना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा है हम बोल सकते हैं स्पीड परफॉर्मेंस। मतलब जब आपको स्पीडी परफॉर्मेंस चाहिए, जब आपको अपनी कंपनी में बहुत तेज़ी से वर्क कराना है, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है यही आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं इसका सी पार्ट हम ले सकते हैं मोटिवेट्स द सुपीरियर्स। मोटिवेट द सुपीरियर्स मतलब क्या कि इस टाइप के लीडरशिप में केवल और केवल आपके सुपीरियर ही मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का कोई भी उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसका फिर हम बोल सकते हैं कि कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल इनकम्पिटेंट हैं, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि यूजफुल ये हो सकता है यूजफुल इन केस ऑफ less competent subordinates। जहां पे आपके लेस कॉम्पिटेंस है, ठीक है, लेस कॉम्पिटेंट मतलब कि जहां पे सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जो है वर्क के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इस तरीके का लीडरशिप बहुत अच्छा वर्क करेगा। ओके, सो आफ्टर एडवांटेजेस वी आर मूविंग फॉर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यहाँ हमने एडवांटेज देख लिया और यहाँ हम डिसएडवांटेजेस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस में अब आप जो सबसे पहला है वो आप समझिए कि लो मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। लो मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैसे होगा, क्योंकि जब मैनेजर जो है खुद ही या जब कोई भी सुपीरियर खुद ही अपने थिंकिंग से किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका मोरल बहुत डाउन रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उनको लगेगा कि उनको केवल ऑर्डर ही मिल रहे हैं और उनका कोई भी नया रोल कंपनी में नहीं है, उनको केवल ऑर्डर फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं लो मोरल रहेगा और साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेट भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन पर हमेशा वर्क करने का प्रेशर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दूसरा ले सकते हैं पोटेंशियल एंड creativity of subordinates decreases। Potential and creativity of subordinates decreases मतलब क्या है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका जो भी क्रिएटिविटी होगा, कुछ नए करने की जो चाह होगी, तो वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं नो डेवलपमेंट फॉर सबऑर्डिनेट्स के लिए कुछ नया करने के लिए नहीं होगा, तो उनका भी किसी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट उस कंपनी में नहीं होगा और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है कंपनी का हमेशा हाई रहेगा। तो हम डी पॉइंट दे सकते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो में इंक्रीज। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो में इंक्रीज। So basically these are the advantages and disadvantages of autocratic, authoritative, or you can say that boss-centered relationship. I hope so that with this you can easily relate yourself with this. And now moving forward, we are going to talk about the second type of leadership, that is the participative or democratic leadership. So moving forward with our second type of leadership, that is known as democratic, participative और ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ लीडरशिप है, तो इसको हम लोग डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव या ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट्स डिस्कस करते हुए या
लीडरशिप डिस्कस करते हुए तीनों का डेफिनेशन बताया था कि लीडरशिप जो है 3 टाइप्स की होती है। तो ये हम दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन समझिए। लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज़, मतलब जब लीडर अपने एम्प्लॉयज़ से पूछ के उनकी राय जान के उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान के जब कोई डिसीजन लेता है, जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो इस टाइप के हम लीडरशिप को क्या बोलते हैं? इस टाइप के हम लीडरशिप को बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप आप सीधी सी मतलब कि ग्रुप से जब तक पूरे तरीके से ग्रुप के सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं तब तक कोई भी डिसीजन पास नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप को अगर थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो ऐसे मान लीजिए कि ये आपका लीडर है, ये आपका कौन है? ये आपका एल जो है आपका लीडर है। अब ये जो है सभी लोगों से कंसल्टेशन लेगा और सभी लोग जो है इसको कंसल्टेशन करेंगे, ठीक है? जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये चारों के चारों सबऑर्डिनेट्स जो है इससे मतलब ये लीडर चारों सबऑर्डिनेट्स से कंसल्टेशन लेगा, चारों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेगा, चारों का सजेशन देगा और साथ ही साथ अपने प्लान को, अपने जो भी डिसीजन के होंगे उसको डिस्कस करेगा, ठीक है? तो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज इसके लिए इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय का जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है उसको बढ़ाता है और एम्प्लॉय के मोरल को भी इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज़ है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट्स के पास जो है मैनेजर से बेटर आइडिया होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स को दिखाता है। तीसरा है रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर का जो टर्नओवर जो कि हमने बात करी थी किसमें? ऑटोक्रेटिक में, कि लेबर का टर्नओवर जो बढ़ जाता है। तो अगर इस टाइप का लीडरशिप है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है तो उसकी वजह से जो लेबर का टर्नओवर रेशियो है वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। फिर डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी में उनका रोल केवल वर्क करने का ही नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका मतलब इस तरीके से उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होता है जिससे वो कंपनी के साथ खुद को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। फिर न्यू आइडियाज़ आर डेवलप, नए नए आइडियाज़ आते हैं क्योंकि जो सुपीरियर होगा उसके पास केवल एक माइंड होगा। यहाँ पे समझिए लीडर के पास केवल एक ही माइंड है, लेकिन ये अगर चारों सबऑर्डिनेट से पूछेगा तो किसी भी डिसीजन में पहुँचने के लिए अब इस टाइप में कितने माइंड लगेंगे? 5 माइंड्स लगेंगे। तो 5 ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्रेन से बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि न्यू आइडियाज़ आर डेवलप्ड। लेकिन जैसे कि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, तो कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब आते हैं इसके हम डार्क साइड में, दैट इज डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज यही है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सीधी सी बात है कि अगर लीडर को अपने सबऑर्डिनेट से पूछना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा, तो ये एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग ही प्रोसेस ही होगा, क्योंकि लीडर को वेट करना पड़ेगा कि उसके सबऑर्डिनेट्स जो है कब तक अपना फाइनल डिसीजन देते हैं या कब तक किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। फिर आपका दूसरा मे शो इनकम्पिटेंसी ऑफ द लीडर। इनकम्पिटेंसी मतलब कि कभी कभी जो है जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंदर ये थॉट भी जनरेट हो सकता है, ये मैसेज भी उनको मिल सकता है कि हमारा जो लीडर है वो किसी काम का नहीं है, हर काम हमसे पूछ के ही करता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का जो है इनकम्पिटेंसी ऑफ द लीडर शो कर सकता है। फिर है लेस पावर इन हैंड्स ऑफ सुपीरियर्स। जैसे कि हमने बात करी थी ऑटोक्रेटिक में कि सुपीरियर ही यत्र तत्व सर्वस्व, मतलब जो करना है सुपीरियर को ही करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पावर है सुपीरियर का वो कहीं ना कहीं गिर जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सुपीरियर का जो पावर है वो घट भी जाता है, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव या ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप या लेज फेयर लीडरशिप। जो आपका ये तीसरा और लास्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप स्टाइल है वो है आपका फ्री रेन या लेसेस फेयर लीडरशिप, ठीक है? तो लेसेस फेयर
लीडरशिप या फ्री रेंज लीडरशिप में जनरली होता ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फ्री होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फ्री किससे होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फ्री होते हैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है कि जो उनको गाइड करेगा उनको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है अमंग द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे लीडर का कोई रोल ही नहीं होता, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई लीडर होता ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लीडर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि लीडर का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। एक सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट से पूछ रहा है भाई क्या करना है, दूसरा तीसरे से पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है किसी भी सबऑर्डिनेट का, कोई किसी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम है यहाँ पे किसको, सबऑर्डिनेट्स को। अगर वो चाहे तो लीडर से कंसल्ट करें और नहीं चाहे तो लीडर से कंसल्ट ना करें। इसीलिए यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक डिसीजन। मतलब कि कंप्लीट डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं। अब ऐसे लीडरशिप स्टाइल का फ्रीडम क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट है एडवांटेजेस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब कि एम्प्लॉय जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं तो उनको लगता है कि ये कंपनी हमारी ही है, हमें ही चलाना है, तो इससे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और उनका मोरल भी इंक्रीज किया जाता है, बढ़ा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबऑर्डिनेट्स अपने डिसीजन मेकिंग पावर पे, अपने स्किल पे जो है कंपनी को रन करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्सनल स्किल होती है किसकी, सबऑर्डिनेट्स की, तो वो डेवलप कर सकती है। फिर अब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय अपने फुल कैपेसिटी फुल पोटेंशियल को दिखाता है कि वो कहाँ तक और वो कितना वर्क कर सकता है, कितना बेटर वे वर्क कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस को समझिए। पहला है लैक ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर, ठीक है। लीडर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है तो उसका गाइडेंस और उसका सपोर्ट जो है सबऑर्डिनेट्स को नहीं मिलता। दूसरा है स्प्रेड ऑफ रूमर्स एंड डिले इन वर्क। सबऑर्डिनेट्स को जब सारा काम खुद ही करना है, उन्हें किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, मतलब किसी का ऑर्डर नहीं चाहिए, तो उनके पे तो जनरली होता क्या है यहाँ पे, मतलब ऐसे कंपनी में रूमर्स बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं और साथ ही साथ जो है वर्क भी डिले होता है। क्योंकि आप ऐसे मान सकते हैं कि जब आपके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं कि आप कब पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन करते रहते हो कि आज शाम में पढ़ूंगा या कल सुबह पढ़ूंगा या परसों से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली इसी टाइप में समझिए कि जब कोई कंट्रोल नहीं होता है तो देयर इज ऑलवेज डिले इन वर्क। The last disadvantage is what subordinates may work in different directions। जाहिर सी बात है कि जब कोई लीडर है ही नहीं, कोई सुपीरियर है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है इनको डायरेक्ट कौन करेगा, इनके वर्क को जो है कोई एक सीक्वेंस में कैसे लाएगा। तो हो सकता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करें। और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या, लीडरशिप। आपका तीसरा एलिमेंट लीडरशिप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे और लास्ट एलिमेंट की, जो कि है कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ आवर चैप्टर 7, दैट इज डायरेक्टिंग, एंड द थर्ड एलिमेंट इज of that is communication. So in this communication, first of all you should know that what is its definition. So the definition of the communication, you can clearly see here that transmission, exchange or interchange of ideas, views, messages, information between two or more person through different means। मतलब जब हम आइडिया का, व्यू का या मैसेज का इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मीन्स को समझ सकते हैं, फोन्स, ठीक है, ईमेल्स, लेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके डिफरेंट मीडियाज हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है, इलाबोरेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस या ब्रीफली एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये आपको ये पूरी साइकिल आपको याद रखनी है। अगर ये पूरी साइकिल आपको याद है तो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है डिफाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला आपका जो एलिमेंट आता है वो आता है आपका
सेंडर, ठीक है। सेंडर मतलब कौन? सेंडर मतलब वो पार्टी होती है जिसको मैसेज भेजना होता है, जिसको मैसेज क्या करना होता है, जिसको मैसेज भेजना होता है, ठीक है। सेंडर मतलब वो पर्सन होता है जिसको मैसेज क्या करना होता है, भेजना होता है। फिर क्या है, ये सेंडर क्या करता है, ये सेंडर जो है अपने मैसेज को टाइप करता है या अपने मैसेज को फ्रेम करता है, ठीक है। मैसेज को फ्रेम करता है मतलब क्या है कि मैसेज सोचता है कि इसको अब क्या मैसेज जो है वो सेंड करना है। फिर इसके बाद आता है एनकोडिंग, मतलब अब इसने सोच लिया कि इसको मैसेज भेजना है, तो फिर इसको क्या करता है, फिर ये इसको इनकोड करता है। इनकोड करता है मतलब ऐसा ही करता है कि इनकोड करने को हम बोल सकते हैं कि अपने आइडिया को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उस पिक्चर या जेस्चर को यूज़ करता है कि जिसके पास ये भेजना चाहता है केवल वही उस मैसेज को समझ पाए, ठीक है। मैसेज के बाद एनकोडिंग में क्या होता है, एनकोडिंग मतलब होता है कि मैसेज को फ्रेम करना और इस तरीके से फ्रेम करना कि जो सेंडर जो मैसेज पहुंचाना चाहता है जिस भी पार्टिकुलर पर्सन को, तो वो पार्टिकुलर पर्सन उसके मैसेज को समझ पाए। तो अभी तक हमने देखा कि सेंडर कौन है, सेंडर इज द पार्टी हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज। सेकंड इज द मैसेज मतलब वो आइडिया, वो थॉट, वो इंस्ट्रक्शन या बोल सकते हैं वो व्यू जो सेंडर भेजना चाहता है। और यहाँ पे क्या करेगा कि अब उसने मैसेज भी सोच लिया कि उसको क्या भेजना है, तो फिर वो उसको इनकोड करेगा। इनकोड करेगा मतलब उसको बनाएगा, उसको सजाएगा विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स विच विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट द पिक्चर्स, द ग्राफिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, वो मीडिया का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपका एक फैक्टर वर्क करता है, वो है नॉइस। इनकोडिंग और मीडिया के बीच में आता है नॉइस, ठीक है। मतलब मैसेज को हम जिस भी मीडिया से भेजेंगे उसके बीच में जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब जो भी स्टॉपेज अराइज होता है, जैसे मान लीजिए टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है, नेटवर्क फेलियर हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, तो बेसिकली ये सब क्या है, मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कहाँ से, इस मैसेज को मीडिया तक आने के लिए, तो इस चीज़ को क्या करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं नॉइस। नॉइस इज द हिंड्रेंस विच अराइजेज बिटवीन द मीडिया एंड एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। कि अब मैसेज को मीडिया तक आने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉइस, ठीक है। अब नॉइस के बाद क्या है, हमारा मीडिया आता है। मीडिया क्या, मीडिया मतलब कि वो वेज या वो अल्टरनेटिव मेथड्स कि जिसके थ्रू मैसेज को सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप मीडिया समझ सकते हो, मीडिया आर द अल्टरनेटिव मेथड्स और अल्टरनेटिव वेज थ्रू विच द मैसेज इज गोइंग टू बी सेंड टू द रिसीवर और to the party who is interested in that particular message. This media can be of anything. It can be telephone, it can be your mobile phone, it can be your email, okay, it can be an internet, it can be anything, okay. So after that media it comes decoding, मतलब मीडिया से हमने क्या किया कि मैसेज को हमने भेज दिया। अब वो मैसेज क्या होगा, डिकोड होगा। डिकोड होगा मतलब क्या, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मैसेज को हमने इनकोडिंग करी थी कि ताकि हम जिसको भेजना चाहते हैं वो समझ जाए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो मैसेज डिकोड होगा, मतलब उसको तोड़ा जाएगा, उसके मीनिंग को समझा जाएगा और फिर ये मैसेज विद मीनिंग किसके पास पहुँचेगा, रिसीवर के पास पहुँचेगा, जिसको यह मैसेज मिलना चाहिए था, जो उस इंफॉर्मेशन में जिसका इंटरेस्ट है। तो रिसीवर इज द पार्टी हु इज इंटरेस्टेड इन द मैसेज ऑफ द सेंडर। तो रिसीवर को जब मैसेज मिल जाएगा तो रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा। फीडबैक मतलब अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स विच इज गिवन बाय द रिसीवर ऑन द मैसेज रिसीव फ्रॉम द सेंडर। और अगेन ये फीडबैक किसके पास जाएगा, सेंडर के पास जाएगा। सेंडर फिर अपने मैसेज को बनाया को सोचेगा और फिर अपने मैसेज को एनकोड करेगा, फिर ये मैसेज आएगा। तो बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज नोन एज communication process, or you can say that this is known as the communication cycle. So basically there are 8 elements. How many elements are there? 8 elements. What are they? Sender, message, encoding, noise, media, decoding, receiver and feedback. So these are the 8 elements in a communication process. Okay, so without wasting much of our time, we should move to the types of communication. Okay, so basically when we talk about the types of communication, so there are 2 types of communication only. Okay, basically there are 2 types of communication. What are they? Here we are going to see in a very short explanation. ठीक है, शॉर्ट समरी से हम इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप का होता है। तो एक है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन,
एक आपका क्या है, एक है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझिए, एक आपका क्या है, एक आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है और एक आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब इसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जिसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, किस फॉर्म में है आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में, और किसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इनफॉर्मल में। ठीक है, नो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर इन व्हाट, इन इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल है और ये आपका इनफॉर्मल है। आप इससे इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, फॉर्मल में क्या होंगे, फॉर्मल में आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और इनफॉर्मल में आपके कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। मतलब कोई भी आपका किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। फॉर्मल में आप एक चीज और भी समझ सकते हैं, क्लियर रिपोर्टिंग, या फिर बोल सकते हैं क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर होता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। यहाँ पे नो क्लियरिटी ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, नो क्लियरिटी ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की। जब हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जस्ट पहले हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड व्हाट वर दे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हमने जो कुछ भी यहाँ अभी इससे पहले लिखा था तो उसको आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो जब हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, एक होता है अपवर्ड। अपवर्ड में समझिए कि जब इंफॉर्मेशन का फ्लो, अपवर्ड में क्या, जब इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है कहाँ से होगा, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक होगा। ठीक है, यहाँ आपका हो गया सबऑर्डिनेट और यहाँ आपका हो गया सुपीरियर। तो जब आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और वहीं आपका जो दूसरा है वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो डाउनवर्ड में समझिए, डाउनवर्ड में क्या, जब आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ होगा, सुपीरियर से आएगा सबऑर्डिनेट तक। ठीक है, तो जब आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक आएगा, सुपीरियर से आएगा किसको, सबऑर्डिनेट तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आपका एक आता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर आपका एक और चैनल आता है दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेम लेवल का होता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट हो या सुपीरियर टू सुपीरियर हो। जब आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सेम लेवल पे होता है तो इस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, या इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो या हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट है वो है डायगोनल। तो क्या है, डायगोनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायगोनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में समझिए कि डायगोनल फॉर्म में आपका ये डायगोनल चलता है। डायगोनल मतलब कि एक सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट, मतलब
दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है, या एक सबऑर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ये सबऑर्डिनेट, समझ लीजिए ये सबऑर्डिनेट है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और ये सुपीरियर है आपका सेल्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो जब ऐसा कोई फ्लो होता है जिसमें एक डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर को इंफॉर्मेशन पास करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। आई थिंक सो कि इस शॉर्ट लेक्चर से आप इतना तो समझ जाओगे कि अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। ये आपका क्या है, ये है आपका टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहला क्या, पहला गॉसिप। जब कई सारे लोग मिलके एक जगह पे बैठ के जो है बातें करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है गॉसिप। जब आप डिफरेंट फ्रेंड लोग, जब आप और आपके फ्रेंड लोग किसी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो जो भी आप लोग बातें करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गॉसिप, ठीक है। तो ये टाइप का क्या है, इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल हमने डिस्कस किया है कि जिसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई भी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी अथॉरिटी नहीं होता है। फिर है आपका क्लस्टर। क्लस्टर में समझिए कि ये एक ऐसा पैटर्न या मेथड होता है इन्फॉर्मेशन का जिसमें दो लोग किसी एक, जैसे सपोज करिए ये दो डिपार्टमेंट है, ये आपका प्रोडक्शन है और ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो क्लस्टर में होता ये है कि प्रोडक्शन वाला अपने डिपार्टमेंट को तो सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन ये प्रोडक्शन क्या करेगा, ये प्रोडक्शन वाला अपनी इंफॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट को के किसी एक पर्सन को बताएगा। मतलब जब इंफॉर्मेशन का फ्लो दो ऐसे लोगों के बीच में होता है जो आपस में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आप समझिए कि आप सेंट पॉल के स्टूडेंट हो और वहीं आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कि सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। तो जो सेंट पॉल में जो भी नई प्लानिंग हो रही है तो आपने क्या किया, आपने उस प्लानिंग को अपने सेंट जेवियर्स के फ्रेंड के साथ जो है डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेंट पॉल में होनी थी वही सेम इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कहाँ हो गया, सेंट जेवियर्स स्कूल में हो गया। तो इससे जो है इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे फिर वहाँ पे भी यही सारी बातें चलनी जो है वो चालू हो जाएंगी या स्प्रेड होनी चालू हो जाएंगी। तो इस तरीके के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन समझिए कि सिंगल स्ट्रैंड में जब एक व्यक्ति, जब एक पार्टिसिपेंट किसी दूसरे पार्टिसिपेंट से बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी हम बोल सकते हैं बिना किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कांटेक्ट में आता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड। और प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी किसी से बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मतलब पता ही नहीं है कौन किससे बात कर रहा है, जैसे A B X Y, ठीक है। मतलब पता ही नहीं है, एक कभी Y से बात कर रहा है, कभी B से बात कर रहा है, कभी X से बात कर रहा है, ऐसे ही X कभी B से बात कर रहा है, कभी Y से बात कर रहा है, तो कभी Y किसी से बात कर रहा है। तो इस तरीके का जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जिसमें हम किसी सीक्वेंस का पता नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है और वो है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जल्द से जल्द जो है मुझ तक पहुँचे। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, बट टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।